और इनके लिए मैं सिर्फ ये कर सकता हूं, मेरी वो औकात नहीं है, बस मैं सिर्फ अपना प्रणाम कर सकता हूं उनके लिए। हम इनके बारे में बोलना यानी कि बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि बहुत इमोशनल है हम लोग। जब इनके बारे में जब बोलना आता है ना, बैठिए प्लीज बैठिए, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें मैं पिछले 3 दिन से पूरा घुस गया हूं। इतने सारे इनके मैंने पॉडकास्ट सुने, इनके बारे में इतनी सारी चीजें पता चली है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई शख्स 1650 के साल में इतना कुछ कर सकता है, जहां पर कम्युनिकेशन नहीं था, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं थी, जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या क्या करके दिखाया है। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन आपके सामने। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू मी। हे हिंदवी स्वराज वावे हीच श्रींची इच्छा, ये इनका सबसे बड़ा टैगलाइन था। राइट? इंडिया एक बहुत ही परफेक्ट इंडिया एक बहुत ही टफ सिचुएशन में था अराउंड 1600 टू 1700 के बीच में, जहां पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, जहां पर मुगल्स बहुत सारे आए थे, देश को रूल कर रहे थे, और स्लेवरी बहुत ज्यादा थी। देयर वाज नो सिस्टम, फार्मिंग ज्यादा नहीं थी, सिस्टम नहीं था, और बेसिकली हम लोग सारे लोग बहुत ही मायूस हो चुके थे। लोगों के पास फ्रीडम नहीं था, क्योंकि लोग स्लेवरी में जा रहे थे। लोगों के पास फार्मिंग नहीं थी, लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, और उनके पास कोई होप नहीं थी। और यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये विजन लिया कि हम हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलाएंगे, स्वराज्य दिलाएंगे। स्वराज यानी कि फ्रीडम, स्वराज यानी कि हमारा राज्य, स्वराज यानी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रीडम, कि हम सिर्फ लोगों को कह रहे कि आप फ्री हो, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। शिवाजी महाराज ने एक चीज और एक स्टेप आगे सोचा कि शिवाजी महाराज कहते हैं कि फ्रीडम टू मी is to refuse what I don't want to do, is to refuse what is wrong. That is actual freedom. So उनके लिए ये स्वराज्य बहुत बड़ी चीज थी। और उन्होंने स्वराज्य की नींव जब रखी, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ जागीर थी उनके पास, कुछ लोग थे, यानी कि अगर हम नेटवर्किंग की भाषा में कहें ना, कि वो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था, और जीरो लेवल से आज इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। और मैं आपको बताऊं, हम सब लोग इस फ्रीडम से कहीं ना कहीं हम सब लोग इफेक्टेड है, क्योंकि अगर ये स्टेप वो वहां पर नहीं लेते, तो शायद इंडिया एक अफ्रीकन कंट्री जैसा बन जाता। आपको पता है कि आज अफ्रीका में क्या हालत है लोगों की? लोग यानी कि इंसान बिल्कुल बदतर जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी हालत है लोगों की। इट इज ओनली बिकॉज कि इन्होंने ये मुहिम रखी, स्वराज्य की नींव रखी, और उससे हम सब लोग आज इतना फ्रीली जी सक रहे हैं। सो इट्स बहुत बड़ी बात है। विजन था स्वराज्य मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट किंगडम फ्री फ्रॉम एनी डोमिनेशन और रूल। वो चाहते थे कि एक ऐसा स्वराज्य बने कि जहां पर लोग फ्रीली काम कर सके, कोई डर ना हो लोगों के मन में, कोई फियर ना हो, और बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी जी सके। ये इनका ख्वाब था हम सब लोगों के लिए।
मैं यहां पर आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या कहना है इनके बारे में, एक 2 मिनट का वीडियो है, ये देखेंगे, फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं. सो कैन वी हैव द वीडियो एंड द ऑडियो? ऑडियो नहीं आ रहा है. आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी. उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा. आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है. आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं. सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था. ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है. उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं. ये थे हमारे महाराज. आई मीन इट्स अ प्राइड कि आज हम इनकी बातें कर रहे हैं और इनके इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इनकी जो क्वालिटीज है, इन्होंने जो काम किया है, अगर हम उनसे प्रेरणा लेके, अगर हम हमारे बिजनेस में, अगर हम हमारे पर्सनल लाइफ में अगर हम इसको कुछ ले सके, तो आई थिंक सो नथिंग लाइक इट. उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है. तो एक एक करके देखते हैं. इतिहास तो बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम आज कुछ ही बातें ले रहे हैं जो हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट है. ठीक है, इतिहास तो बहुत बड़ा है इनका, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे लग रहा है कि हमारे नेटवर्किंग के साथ बहुत रिलेट कर सकते हैं हम इसको, यही बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. और फिर से कहता हूं कि हमारे लिए और मेरे लिए ये बहुत प्राइड, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी पर्सनली, बिकॉज बचपन से सुनते आ रहे हैं ना शिवाजी महाराज के बारे में, बचपन से सुनते आ रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे हम उनके बारे में और सुनते और पढ़ते हैं और सुनते और पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं मालूम है. ये इतनी बड़ी शख्सियत है. और मैंने तो यहां पर भी सुना, एक पॉडकास्ट में सुन रहा था उनका, मैं कह रहा हूं ना, पिछले 3 दिन से दीपल जी तो यही कह रही है कि तू डूब गया है पूरा.
एक पॉडकास्ट पे तो ये भी कहा गया है कि उनका जो इंटेलिजेंस था वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा बेटर इंटेलिजेंस था, क्योंकि इतने कम रिसोर्सेस में, इतनी कम सेना में, इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने जो 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 डिपेंड किया, जो बिल्ड किया, इट वाज समथिंग वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इट इज वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। तो एक एक करके देखते हैं। Shivaji Maharaj fought for Swaraj. He is the only king who proclaimed himself as Chhatrapati and openly challenged the Mughal Empire. ये एक ही राजा था जिन्होंने अपने आप को स्वराज्य के लिए ये एक ही राजा था जिन्होंने कहा कि मैं खुद छत्रपति बनूंगा, और ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ किंग। और अभी क्योंकि जो फैंस होते हैं ना वो बैठ नहीं सकते, मुझे मालूम है कि संदीप बहुत बड़ा फैन है आज शिवाजी महाराज का। वो पीछे आके मुझे बताने लगा कि एक बात जरूर बताना, और ये बात बतानी भी चाहिए हमें। ये राजा एक निष्पक्ष राजा था, निष्कलंक राजा था, और ये एक ही राजा ऐसा है कि जिनके दरबार में कभी भी स्त्री नाची नहीं है। इतने महान शख्सियत के बारे में हम बात करें, मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर हम 1% भी ले लेना, 1% केवल, हमारे बिजनेस में हम वंडर्स कर सकते हैं। ये जो लेजेंड्स है, ये जो करोड़पति है ना, ये हमारे, मुझे लगता है कि ये पूरे हॉल में सिर्फ लेजेंड्स की मीटिंग होगी, इतना बड़ा हम काम कर सकते हैं अगर हम 1% भी ले ले तो, ओनली 1%। So he is the only king who proclaimed himself as a Chhatrapati and openly challenged the Mughal Empire. So what is your version of Swaraj? इनका विजन था एक कि स्वराज्य, और ये विजन के पीछे ये बिल्कुल पूरी तरह से टोटली इन्वॉल्व हो गए थे उस विजन के बारे में, और उन्होंने इस विजन को गॉड के साथ भी कनेक्ट कर दिया कि हे हिंदवी स्वराज भावे हिज श्रींची इच्छा, यानी कि अपने विजन को उन्होंने कनेक्ट कर दिया सुप्रीम पावर के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, जब आप अपना विजन अगर आप सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते तो आपकी एनर्जी लाइक इट मल्टीप्लाइज इन मल्टी फोल्ड्स। सो वो विजन को उन्होंने कनेक्ट कर दिया सुप्रीम के साथ। हे हिंदवी स्वराज भावे हिज श्रींची इच्छा, श्री यानी कि भगवान, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, उनके साथ उन्होंने ये विजन को कनेक्ट किया। एंड विद दैट उनके अंदर वो एबिलिटी थी कि अपने लोगों में वो विजन को ट्रांसफर किया। इट्स नॉट ओनली अबाउट खुद के लिए, बट अगर आप देखेंगे ना कि अब कहानियां जब सुनते हैं तो एक एक आदमी, एक कॉमन आदमी, एक फार्मर, एक ऑर्डिनरी पर्सन, वो भी स्वराज के लिए जान देने को रेडी था, वो भी स्वराज के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के तैयार था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने वो विजन अपने लोगों में ट्रांसफर किया। दैट वाज अमेजिंग कि आज टीम तो हम सब खड़ा करते हैं, लेकिन क्या हम वो विजन अपने लोगों को दे पाते हैं? सो यहां पर सवाल यह आता है कि चलो उन्होंने तो स्वराज का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, वो उनका विजन था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा विजन क्या है इस बिजनेस में? हम क्या करना चाहते हैं यहां पे? क्या हम वो विजन अपने डाउनलाइंस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम उनको वो पावर दे सकते हैं? सो सोचने वाली बात है ये। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली सोचने वाली बात है। सो व्हाट इज योर विजन? टू क्रिएट 100+ VMCM इन योर टीम? ये विजन है? बिल्कुल ये विजन ले सकते हैं कि मेरे टीम में 100 से ज्यादा मैं VMCMs बनाऊंगा। VMCMs वो होते हैं जिनकी इनकम एक साल में 3 मंथ वो 10 लाख प्लस अबाव की इनकम मेंटेन करते हैं। ये लोगों को कंपनी VMCM बनाती है। सो आपका क्या टारगेट है कि मेरे टीम में 100 VMCM में क्या बनाऊंगा? ये विजन है आपका? या आपका ये विजन है कि टू क्रिएट 1000 करोड़पति इन योर टीम, कि 1000 लोग करोड़पति बने हैं आपके टीम से, और आप इन स्टेज पे आके आप उन सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्या वो विजन ले सकते हम?
या ये विजन ले सकते हैं कि टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये विजन है आपका। सोचिए, जब भी चाहे तब आप जा सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल कोई भी इश्यू नहीं है। कैन यू टेक दैट फाइनेंशियल फ्रीडम का विजन? या अपने नेक्स्ट लेगेसी को आपको क्या देना है? लेगेसी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, क्या छोड़ना चाहते हैं आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए? ये एकमात्र बिजनेस है कि जहां पर आप लेगेसी छोड़ सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एक आईपीएस का या एक आईएएस का बेटा कभी भी आईएएस नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो उसको वो पोस्टिंग नहीं मिलेगी जो उसके फादर को मिली थी। लेकिन एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा अगर डीओसीडी लेवल के ऊपर है और उसकी 10 लाख की इनकम है, तो बेटे की शुरुआत होती है डीओसीडी लेवल से और उसका इनकम 10 लाख स्टार्टिंग होता है। That is the kind of legacy which we can live it for our next generation. और ये हो रहा है। विदेश की एक कंपनी है जिनको कई साल हो गए हैं, आज उनकी थर्ड जनरेशन करोड़ों रुपए कमा रही है। आप सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड जनरेशन। और आज वो थर्ड जनरेशन में यानी कि कितनी सारी प्रोस्पेरिटी है। सो दैट काइंड ऑफ विजन मैं आपको बता रहा हूं। एक ही सोचना है कि यहां पर छोटा नहीं सोचना है, समझ लो। बच्चे बनेंगे तो भूल गए, बच्चे बनेंगे तो बच्चे रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही विजन लेना है तो बड़ा विजन लेना है, छोटा विजन नहीं लेना है हमें। What motivates you to get out of bed every day? जब विजन होगा ना आपके पास, तब डेफिनेटली वो विजन आपको मोटिवेट करेगा टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी डे। यू हैव गॉट टू हैव दैट विजन, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो बड़ा विजन लेना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपके पास विजन नहीं है ना, आपका वाई क्लियर नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, तो डेफिनेटली आप किसी और के विजन के लिए काम करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और के लिए डेफिनेटली उसके विजन के ऊपर काम करेंगे। सो बेहतर है क्यों ना आपका विजन आप क्लियर कर दे। वॉट एवर इट इज, 100 वीएमसीएम बनाना है, वॉट एवर इट इज, करोड़पति बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर आपको जो क्लिक होता है उसके बारे में हमें विजन बनाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अ क्लियर एंड फोकस्ड विजन। स्वराज्य क्लियर विजन था, ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही क्लियर विजन था कि स्वराज्य, इंडिपेंडेंस, स्वराज्य हमको वो ही चाहिए। ही वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इतनी क्लैरिटी और इतने फोकस के साथ काम किया उन्होंने कि पूरा सारे लोग उनसे इंस्पायर भी होते थे और डरते भी थे। उन्होंने किया क्या, उन्होंने टीम कैसे बनाई, राइट? हम तो यहां पर नेटवर्किंग की बात करें तो उन्होंने टीम कैसे बनाई? उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रांग टीम बनाई जिसको हम मावलास कहते हैं। इतनी स्ट्रांग टीम बनाई जो उनके लॉयल लोग थे। अब लॉयल्टी ये बहुत बड़ी चीज है। लॉयल लोग कैसे आपके साथ खड़े रहेंगे पता है आपको? जब आपका विजन क्लियर होगा तब लॉयल लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और इतनी लॉयल्टी थी कि बड़े बड़े किंग्स जो उनके मावलास थे, जो उनके लेफ्टिनेंट्स थे, जो उनके जनरल्स थे, जो उनके कर्नल्स थे, उनको कितनी सारी लोग ऑफर्स देते थे। होता है ना, ऑफर देते ना लोग, कितनी सारी ऑफर्स देते थे, कितना कुछ पैसा देते थे, कितनी सारी जागीर देते थे। बट रिकॉर्ड है कि आज कोई भी उनका एक भी सैनिक, एक भी मावला ने वो ऑफर नहीं ली, क्योंकि वो अपने किंग के लिए इतना लॉयल था, वो उनके विजन के लिए उतना लॉयल था। उन्हें वो विश्वास था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन है, उस विजन के साथ हम अलाइनमेंट में चलेंगे। सो वो विश्वास इतना था कि लोग लॉयली उनके साथ हमेशा हमेशा खड़े रहते थे। हाउ कैन वी अप्लाई इन आवर बिजनेस? अगर हम इसके बिजनेस के अगर हम अप्लाई करें तो हम रिक्रूट नहीं करते हैं, हम स्पॉन्सर करते हैं लोगों को। डोंट जस्ट रिक्रूट, बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। आपने अभी कुछ देर पहले पैनल देखा? यस, पैनल इंस्पायरिंग था? यस और नो? पैनल इंस्पायरिंग था।
ये पैनल में से जो मुझे एक चीज समझ में आई कि हर एक पैनलिस्ट ने अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाया है। कस्टमर के साथ वो हमेशा बैठा है, बातचीत किया है, कस्टमर के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है, और यही रिलेशनशिप से वो इतने बड़े ऑर्डर्स निकालते हैं। नेटवर्किंग में एक बहुत सिंपल फंडा है कि हमें अपने लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। विदाउट रिलेशनशिप अगर आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो वो बड़ा बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं हो पाएगा। सो रिलेशनशिप हमें यह सीखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आर्मी बनाई, उस आर्मी के हिसाब से अगर हम भी अपने लोगों के साथ आर्मी बनाते हैं, टीम बनाते हैं, तो उनके साथ अगर रिलेशनशिप के साथ अगर हम बैठे तो वो कभी भी लॉयल्टी हमारी ये नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में टीम को ट्रेन किया, सपोर्ट किया एंड ग्रो किया रेगुलरली। आपको पता है इनके यानी कि इतना एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स है कि 1 लाख लोगों की फौज थी उनकी। धीरे धीरे जब उन्होंने एक्सपांड किया तो 1 लाख लोगों की फौज थी। अब सोचिए, विदाउट एनी कंप्यूटर्स, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 1 लाख लोगों की फौज को जो पेमेंट मिलती थी, जो सैलरी मिलती थी, वो हर महीने के फुल मून के दिन उनको मिल जाती थी। अब सोचिए कि विदाउट एनी बैंक अकाउंट, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी कंप्यूटर्स, 1 लाख लोगों के फौज को पूरी तरह से पैसा फुल मून के दिन मिल जाता था। तब तो हमारी वो सिस्टम भी नहीं होती थी, लेकिन वो फुल मून के हिसाब से चलते थे। फुल मून के दिन उन लोगों को उनकी फौज को पूरी सैलरी मिल जाती थी। यानी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा सेटअप इन्होंने करके बताया था। हम आज सोचते हैं कि कंप्यूटर्स के बिना कैसे हो सकता है। 15 लोग, 20 लोगों को भी मैनेज करना हमें कभी कभी टफ लगता है। 1 लाख लोगों की फौज को बिना कंप्यूटर्स, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना बैंकिंग सिस्टम उनके पास पैसा चला जाता था। आई मीन एस्टॉनिशिंग फैक्ट है ये। सो अपने टीम को रेगुलरली ट्रेन करो, सपोर्ट करो, क्रिएट अ यूनिक कल्चर ऑफ लॉयल्टी एंड म्यूचुअल ग्रोथ। हमेशा म्यूचुअली अगर आप ग्रो करेंगे ना, अपने बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। अगर ये एटीट्यूड में आ जाएंगे तो डेफिनेटली म्यूचुअली ग्रो करके हम उसको भी ग्रो कर सकते हैं और हम खुद भी ग्रो हो सकते हैं। और लॉयल्टी हमारी हमेशा बनी रहेगी। क्या आप मेरे साथ में हो? राइट, समझ में आ रही है मेरी बात? लॉयल्टी ऐसे ही नहीं बनती है। लॉयल्टी के लिए हमें देना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, देना पड़ता है म्यूचुअली। कभी कभी होता है कि डाउनलाइंस आते हैं, कभी कुछ कंप्लेंट्स करते हैं, कभी कुछ हो जाता है, छोड़ दो, लेट इट गो। बिकॉज हमारे लिए पर्सन इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सो इस तरह से स्ट्रॉन्ग मावलास की टीम बनाई और इतने लॉयल लोग थे उनके पास कि पूछो मत। एक एक किस्से, इनफैक्ट जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको तो सारे किस्से पता ही है, लेकिन उन किस्सों के अगर पीछे पीछे की बातें भी अगर देखें, अगर हम सारी चीजें समझे तो हमें इतने लॉयल लोग थे कि लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो इतना महाराज को चाहते थे, इतना इतना प्यार। यानी कि महाराज को कभी कभी लगता था, और क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसे लॉयल लोग जुड़ जाते हैं ना, तो एज अ टीम लीडर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, बिकॉज लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो इतने लॉयल लोग थे उनके साथ कि लोग सोचते नहीं थे, दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि एनीथिंग। आगे क्या किया उन्होंने? रिमेंबर, अ स्ट्रॉन्ग टीम इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट नॉट टारगेट। टारगेट से टीम नहीं बनती है, ट्रस्ट के साथ हमेशा आपकी टीम बनती है। फिर उन्होंने क्या किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा अलग रही है, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाले की फौज बहुत ज्यादा है, उस फौज को मैं कभी भी डिफीट नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमेशा गुरिल्ला स्ट्रैटेजी करते थे। इनका पूरा काम करने का, यानी कि इनका वॉर करने का पूरा स्ट्रैटेजी था, वो डिफरेंट था, क्योंकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे और ऑपोजिशन के पास बहुत सारी फौज थी, बहुत सारे रिसोर्सेस थे। बट ये एकमात्र राजा ऐसा था कि जिन्होंने गुरिल्ला टेक्निक्स, यानी कि जिसको हम मराठी में गमिनी कावा कहते हैं, गमिनी कावा, ये इतनी भयंकर थी और इतनी अलग थी कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है।
So he always used guerrilla warfare. Gamini Kawa was about using smart tactics, not just power. एक बार, इनकी तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन जो मुझे बहुत दो तीन कहानी ऐसी है कि जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और दीपल ने मुझे कहा है कि अगर आप कहानी बताएंगे ना तो बह मत जाना उसमें, क्योंकि मैं उनके सामने जब बता रहा था कि ये कहानी ऐसी है कि कैसे कोई आदमी इतना कुछ कैसे कर सकता है यार, क्या सोच होंगी उस आदमी की, क्या माइंडसेट होगा। सो एक बार ये हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जबरदस्ती जाना पड़ा, और वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी जाना पड़ा, और उनके साथ संभाजी राजे भी थे। तब के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, जब एम्परर बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राजपूत जो थे उन्होंने गारंटी दी थी कि आपको कुछ नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप चलिए, और आपको आगरा जाना है, दरबार में आपको हाजिरी पुरानी है, ठीक है। जैसे किसी का बर्थडे होता है ना तो इनविटेशन होता है ना, तो आपको हाजिरी पुरानी है। अब महाराज थे तो महाराज के हिसाब से जाना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो वो करीबन 1500 लोगों की फौज लेके आगरा पहुंचे, ठीक है। सुनना है आगे कहानी? तो फिर भूल गए। इतनी बढ़िया कहानी है ना, और इसको इतना अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही अपने नेटवर्क में, लेकिन अपने नेटवर्क में नहीं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में भी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बढ़िया इंस्पिरेशन, यानी कि इतनी इंस्पिरेशन होगी। तो फिर से कह रहा हूं, बताओ, ठीक है। तो कहां थे हम? 1500 लोगों की फौज लेके महाराज और शंभू महाराज ये दोनों पहुंच गए आगरा, ठीक है। अब जैसे ही आगरा पहुंचे, जो मुगल एम्परर था उनकी वो क्लियर थे कि जैसे ही शिवाजी महाराज आएंगे उनको बंदी बना देंगे हम, ठीक है, ये उनका प्लान था। लेकिन फिर उनको किसी ने गाइड किया कि नहीं, ऐसे आप नहीं किसी को भी बंदी नहीं बना सकते हैं, ये इतने बड़े राजा है, इतनी बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या किया, उनको भर सभा में इंसल्ट कर दिया, महाराज होने के बावजूद भी, छत्रपति थे वो, इन स्पाइट ऑफ दैट उनको इंसल्ट कर दिया। और महाराज ने भी, क्योंकि शिवाजी महाराज भी खुद की भी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने भी उस इंसल्ट को, यानी कि एम्परर को पीठ दिखा के चले आए, यानी कि जो दरबार का जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ दिया। यानी कि इतनी हिम्मत चाहिए, सबसे पहले तो इतनी हिम्मत चाहिए कि आपको जहां पर बुलाया गया है उस प्रोटोकॉल को आप तोड़ के आप जा रहे हैं। तो प्रोटोकॉल को जब तोड़ देते तो बात खत्म हो गई। एम्परर ने कहा कि इसने प्रोटोकॉल तोड़ा है, अब इसको बंदी बना दो, यानी कि ही वॉज पुट ऑन हाउस अरेस्ट। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, क्योंकि एम्परर जानते थे कि शिवाजी महाराज ऐसे हाथ में आएंगे नहीं, अभी हाथ में आए तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। तो पूरी तरह से पूरा बंदोबस्त, घर के आजू बाजू में इतनी कड़क सिक्योरिटी लगा दी थी कि पूछो मत। अब यहां पर सवाल यह आता है कि अगर एक आम आदमी होता तो वो क्या सोचता? यार भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा किया है, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं इतना बड़ा वॉरियर था लेकिन अभी मैं इस मायाजाल से कभी निकल नहीं पाऊंगा, मैं यहां से बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। यानी कि हम वो नेगेटिव माइंडसेट पे अगर कोई आम इंसान होता या कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो वही यही सोचता ना। आप सोचो ना, आप अपने आप को उस परिस्थिति में रखो कि आपको अगर घर बंदी बना दिया है और आपका मोबाइल फोन ले लिया है, मोबाइल फोन से 1 मिनट नहीं चलता है लोगों को आज के दिन में मोबाइल फोन के बिना, तो कैसी परिस्थिति होगी आपका। और क्या होता है कि जब हमसे कुछ ले लिया जाता है या हमें बंदी बनाया जाता है या हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमारा माइंड ऑलरेडी, जो ब्रेन है, ब्रेन कम चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम उसी प्रोसेस में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, हाय क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो इनको इस तरह से इस परिस्थिति में डाल दिया था। अब आम आदमी होता तो वो निकल ही नहीं पाता, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने क्या सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स।
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किया। सबसे पहले, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स है। सबसे पहले तो देखो, जो लोगों को पता है वो हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितनी माइन्यूट डिटेल। हाँ, और एक चीज मैं खास कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बात जो थी कि वो माइक्रो प्लानिंग करते थे। उनका प्लानिंग इतना माइक्रो होता था कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी इतनी माइक्रो प्लानिंग करते थे। और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही उनका अभ्यास, यानी कि बहुत डीप थे उसमें। कौन से दिन पे क्या करना, कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट है जो उनको रास आएंगी, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते थे। इतनी माइक्रो प्लानिंग करते थे। अभी एक प्लानिंग तो इतनी माइक्रो की थी उन्होंने कि जब एक मुहिम पे जा रहे थे तो दाढ़ी का बाल वो भी बीच में ना आए, इसलिए उन्होंने बियर्ड भी ट्रिम कर दी थी। इतनी माइक्रो प्लानिंग, सोचो। और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, कन्वेंशन में जाना है, टिकट ले लेंगे ना, कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। अरे अकेले आ जाऊंगा ना, ऐसे ऐसे बिजनेस कभी भी बिल्ट नहीं हो पाएगा। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको प्लान करना पड़ता है। अगर कोई इवेंट करना है, या कहीं जाना है, या कहीं टीम बनानी है, या अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है, तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। तो माइक्रो प्लानिंग थी इनकी। तो मैं कहा था वापस, मैं थोड़ा, आगरा, ठीक है, आगरा में हाउस अरेस्ट हो चुका था महाराज का, और कुछ भी उनके पास कुछ भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। तब उन्होंने ये किया कि वो प्रिटेंड किया, बहाना बनाया, बहाना नहीं लेकिन प्रिटेंड किया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। यानी कि पूरे लोगों में यह माहौल बना दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत ही खराब है, उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, और अभी वो कुछ ही दिन के मेहमान है, अभी वो कुछ ही दिन के मेहमान है। तो उनको स्वर्ग में जाना है, इसीलिए वो दान करना चाहते हैं। तो बड़े बड़े पिटारे मंगाए, और उस पिटारों में मिठाई है, धन है, धान्य है, ये सब कुछ बना के वो डोनेट करना चाहते थे। यानी कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, इसलिए ये डोनेशन करना चाहते थे। और हर रोज जहां पर उनको बंदी बनाया गया था, वहां से हर रोज कम से कम 8-10 पिटारे रोज जाते थे। अब जो बाहर सेना थी वो चेक करती थी, हर एक पिटारे को खोलते थे, हर एक पिटारे को चेक करते थे कि उसके अंदर क्या है, कहीं कोई भागने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चलता रहा, प्लानिंग, ये सारा चलता रहा। ये करीबन 40 दिन तक चला। रोज कुछ ना कुछ, रोज 8-10 पिटारे जाते थे, और हर एक जो उधर सैनिक था वो पिटारों को चेक करता था। अब आप सोचिए कि 40 दिन तक ये चलता रहा, तो जो सैनिक थे बाहर वो भी कंटाल गए थे कि रोज रोज क्या चेक करना, रोज रोज क्या चेक करना। और फिर क्या करने लगे, सिर्फ पहला और लास्ट वाला पिटारा खोलते थे, सिर्फ पहला और लास्ट वाला पिटारा खोलते, बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये महाराज का रोज का है, अभी वो कुछ दिन के मेहमान है। यानी कि ऐसी भूमिका बनाई कि महाराज कुछ दिन के मेहमान है, एवरीबॉडी वाज रिलैक्स्ड। लेकिन अंदर क्या हो रहा था, भयंकर प्लानिंग हो रही थी। 40वें दिन के बाद में जो उनको लगा, कृष्ण पक्ष कुछ आया वहां पर, और उन्हें जब लगा कि यस ये राइट टाइम है, उस राइट टाइम में महाराज, कुछ लोगों का कहना है महाराज उस पिटारे में गए, कुछ लोगों का कहना है कि महाराज पिटारे में नहीं, लेकिन सैनिक बन के बाहर निकले और शंभू महाराज को उन्होंने पिटारे में छुपा दिया, और ऐसे करके वो आगरा से एस्केप हुए। आप सोचिए कि कितनी भयंकर प्लानिंग। अब बात यहां पे रुकती नहीं है, अब तो रियल कहानी शुरू होती है। रियल कहानी शुरू ये होती है कि कौन सा रूट लेना। तब तो कोई हमारे नेशनल हाईवेज नहीं थे, गडकरी साहब थे नहीं, तभी नेशनल हाईवेज थे नहीं, तो कौन सा रूट लेना। एक रूट था जो 11 दिन में आगरा से महाराष्ट्र तक पहुंचता था, 11 दिन लगते थे, इट यूज्ड टू टेक 11 डेज। और दूसरा रूट था वो 40 दिन लगता था, 40 डेज। और तभी यानी कि इतनी सिक्योरिटी थी कि अगर आपको बहुत सारे, क्योंकि आप अगर आगरा से अगर महाराष्ट्र आना चाहते हैं तो बहुत सारे रिवर्स, नदियां भी आती है, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए आपको पासपोर्ट लगता था। उस समय जो एम्परर थे, मुगल एम्परर थे, उनका पासपोर्ट लगता था, तभी आप वो जो नवाड़ी है वो आपको क्रॉस करवा सकता था।
यानी कि ये सारी चीजों को मैनेज किया। महाराज को पता था कि अगर 11 दिन में पहुंचना चाहूंगा तो वहां पर पहरे बहुत ही सख्त होंगे। उन्होंने 40 डेज का रूट लिया, और उससे भी बड़ी बात यह कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, शंभू महाराज को मथुरा में छोड़ दिया। शंभू महाराज को उन्होंने मथुरा में छोड़ दिया, अपने किसी खास आदमी के पास, क्योंकि यह ऐसा था ना कि एम्परर के ऊपर बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि आप सोचो कि एक आदमी को, आप एम्परर हो, आप एक बहुत बड़े राजा को आपने कैद किया है, और आपके कैद से अगर वो राजा भाग गया है तो वो एम्परर की मनस्थिति क्या होगी कि मेरे कैद से कोई भाग कैसे सकता है। उसको, यानी कि लोग क्या सोचेंगे, एम्परर हमारा वीक है, एक आदमी को बंदी बना के वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो पहरेदार इतने लगा दिए थे। उसके बाद में जब महाराज सुरक्षित, जब पूना आ गए, जब अपने किले में आ गए, तब उन्होंने, ये एक ही शायद पिता ऐसा होगा कि जिसने अपने बेटे का श्राद्ध किया, जीते जागते बेटे का श्राद्ध किया। श्राद्ध इसलिए किया क्योंकि मैसेज ये जाए कि शंभू महाराज गुजर गए हैं आते टाइम। उन्होंने श्राद्ध किया और लोगों को यह एहसास दिलाया, लोगों को पूरे मैसेज ये फैल गए कि शिवाजी महाराज खुद अकेले ही आए हैं, शंभू महाराज आ नहीं पाए हैं। और उन्होंने श्राद्ध किया, यहां तक कि उनके मदर को भी नहीं बताया। और उसके बाद में, कुछ टाइम के बाद में, शंभू महाराज जब सुरक्षित आ गए तो लोगों को यह पता चला। मेरा पॉइंट फ्रेंड्स यहां पर यही है कि कितनी माइक्रो प्लानिंग की, कितना यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये तो एक नहीं, ऐसे इनके कई स्टोरीज है, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स गिरिला टेक्टिक्स, गिरिला वॉरफेयर से उन्होंने कई सारे विजय पाई है। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर हम इनसे अगर इंस्पिरेशन ले सकते तो ये सारी चीज इंस्पिरेशन में लेनी चाहिए हमें। हम अपने बिजनेस में गिरिला टैक्टिक्स को तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन डेफिनेटली हम स्मार्ट तो वर्क कर ही सकते हैं। हाउ कैन वी अप्लाई इट इन आवर बिजनेस? हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। कल आपको जो डिजिटल मीडिया के बारे में बताया गया था, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, ये सारा स्मार्ट वर्क है। नेटवर्किंग बदल रही है। अभी हमको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। ऑफलाइन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में ऑनलाइन भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन हमारी रीच बहुत बड़ी होती है, रीच हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। सो हम इसको अपने बिजनेस में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में ऑनलाइन हम अपने बिजनेस को स्मार्टली कर सके। टारगेट द राइट ऑडियंस, राइट लोगों से काम करो, और फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, वैल्यू एंड एजुकेशन। इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। राइट, जमाना बदल रहा है, लोगों के पास टाइम कम है। अगर हम प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दे, इंग्रेडिएंट्स बताए, उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। लोगों को टच करती है प्रोडक्ट की कहानियां, लोगों को टच करती है प्रोडक्ट की कहानियां। मैं आपको बताता हूं, आपको भी टच कर गई आज संगप्पा ढाइडे ने जो स्टोरी शेयर की यहां पे, कि गैंग्रीन हो गया था डॉक्टर को खुद को। लोग घर पे क्या लेके जाते हैं? कहानियां लेके जाते हैं। और वो गैंग्रीन 90 डेज में वेस्टीज के प्रोडक्ट के थ्रू उन्होंने उसके ऊपर रिजल्ट लिया है। लोग कहानियां सुनना चाहते हैं। राइट, तो अभी स्मार्ट बनना है हमें। राइट, प्लानिंग करनी है, ये टेक्टिक्स यूज करनी है, नई टेक्निक्स यूज करनी है, डिजिटल मीडिया धीरे धीरे सीखना है हमें। और इसी से हम अपना बिजनेस को और भी अच्छी तरीके से हाइब्रिड वे में बढ़ा सकते हैं। टीचिंग्स वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। मैं कह रहा हूं ना कि इतनी प्लानिंग से जो महाराज से हम सीख सकते हैं वो यही है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, वर्क स्मार्ट एंड नॉट वर्क हार्ड। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप बाय एग्जांपल, हमेशा महाराज ने फ्रंट से लीड किया है, कभी भी पीछे नहीं रहे, हमेशा फ्रंट से लीड किया। कोई भी मुहिम में गए, कहीं पे भी गए तो हमेशा फ्रंट से लीड किया। इसी तरह हमारे बिजनेस में एज अ लीडर यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपकी टीम आपसे शुरू होती है, आपकी टीम आपसे शुरू होती है। राइट, अगर आप टीम को ग्रोथ देना चाहते तो उसके पहले आपका ग्रोथ होना जरूरी है।
राइट? सो आपकी टीम आपसे शुरू होती है. सो शो रिजल्ट्स फर्स्ट. प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स दिखाइए, इनकम के रिजल्ट्स दिखाइए, लेवल के रिजल्ट्स दिखाइए. मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर आप ग्रो नहीं हो रहे ना, तो आप अपनी टीम का भी ग्रोथ रोक रहे. आप देखना मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क्स में आप अगर अपलाइन क्राउन है तो कोई जैसा डाउनलाइन होगा जो यूसीडी गया है, बट मैक्सिमम लोग डायमंड के ऊपर रुक जाते हैं. सो अगर आपको एज लीड बाय एग्जांपल लेना है, सबसे पहले खुद को ग्रो करना है. खुद का ₹1,00,000 का चेक, खुद का 2 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, 15 लाख का चेक, तब जाके टीम में भी वही डुप्लीकेट होगा. खुद वीएमसी बनना है, तब जाके टीम में भी वही डुप्लीकेट होगा. और ये रिजल्ट्स कब आएंगे? जब आप कंसिस्टेंसी से डेली एक्टिविटी करेंगे. कल आपको बताया गया, आज भी और ट्रेनिंग में बताया गया, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं यहां पे. मैं सिर्फ आपको कहानी बता रहा हूं महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की. मैं आपको कहानी बता रहा हूं, दैट्स इट. उन्होंने जो काम किया उनमें से अगर हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, नथिंग लाइक इट. So Maharaj used to always lead from the front. Team always copies what you do and not what you say. अगर आप सिर्फ बातें करेंगे, अगर आप लेवल नहीं आप अचीव करेंगे, तो टीम में भी वही होगा, सिर्फ बातें होंगी. और जैसे कल आपने सुना कि गॉसिपिंग ये सबसे बड़ा वायरस है नेटवर्क के लिए. जो लोग बातें करते हैं ना, गॉसिपिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा वायरस है. सो इनसे दूर रहना है. हाँ, रह सकते हैं ना. और अभी तो गॉसिपिंग की जरूरत भी नहीं है, आपको सच बताऊं, क्योंकि आपके हाथ में खिलौना है. उसमें अच्छे पॉडकास्ट देखो, अच्छे पॉजिटिव चीजें देखो, आप खुद ब खुद आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे. कभी भी डाउन फील होता है ना कोई एक अच्छी रील देख लो, पॉजिटिव रील देख लो, या पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन लो, आप अपने आप आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएंगी. आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें हमारा बिजनेस क्या है, राइट? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हम 4 चीज करते हैं. सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, वी सेल, वी शेयर. सेकंड काम हम क्या करते हैं? सेकंड काम, एनीबडी? वी रिक्रूट, यानी कि वी स्पॉन्सर. सेकंड काम हम करते हैं, वी स्पॉन्सर. थर्ड काम करते हैं, हम डुप्लीकेट करते हैं. एंड फोर्थ काम हम करते हैं, वी लीड बाय एग्जाम्पल. ये 4 काम हमें करने हैं. प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके बाद में लोगों को स्पॉन्सर करना है, डुप्लीकेट करवाना है, एंड लीड बनना है. एज अ लीडर वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. ये 4 चीज हमें करनी है. एथिक्स एंड रिस्पेक्ट. हमेशा आपके ग्रुप्स में एथिक्स, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट होना चाहिए. छत्रपति शिवाजी महाराज रिस्पेक्टेड वुमेन, सिविलियंस एंड अपहेल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल्स. इसी तरह हमारे बिजनेस में अवॉइड फॉल्स प्रोमिसेस और इनकम एग्जैजरेशन. और हमारे नेटवर्क में हमेशा वुमेन की इज्जत करना सबसे बड़ा काम होना चाहिए हमारा. आज अगर कोई मिलियनर वर्ल्ड वाइड की टीम में आता है तो सबसे बड़ा काम हमारा यह होना चाहिए कि वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So avoid false promises or income exaggeration. Don't mislead your teams or downlines. Ethics and values is equal to long-term sustainable success. Long-term sustainable अगर चाहते हैं बिजनेस को या सक्सेस चाहते हैं तो एथिक्स के साथ काम करिए, वैल्यूज के साथ काम करिए, राइट? इसमें कभी-कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी-कभी आपको लगेगा कि डिस्टेंस लॉन्ग है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू टेक अ लॉन्ग रूट with ethics rather than avoiding the short route without ethics, right? So हमें ethics से चलो लॉन्ग रूट करना पड़े कोई बात नहीं, बट हमें एथिक्स और वैल्यूज को नहीं छोड़ना है. वुमेन को रिस्पेक्ट करना है. अगर हमारी टीम में वुमेन है तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज यही एथिक्स आपको आगे लॉन्ग टर्म में बड़ा बनने में काम कराएगा. Focused on building a trust-based business. And last, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने सारे फोर्ट्स बनाए. इसका रीजन फिर से उनका अलग रीजन था और लॉजिकल रीजन था, क्योंकि उनके पास आर्मी बहुत कम थी और ओपोनेंट के पास आर्मी बहुत ज्यादा थी. फोर्ट वो बनाना चाहते थे कि अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखे,
फोर्ट वो बनाने इसलिए चाहते थे कि आर्मी हमेशा सुरक्षित रहेगी फोर्ट में, उनको कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो उनका ये मानना था, और उन्होंने कई फोर्ट्स को कैप्चर किया। सो हम ये अपने बिजनेस में कैसे इसको लेके आ सकते हैं? फॉलो द सिस्टम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड डुप्लीकेट इन आर टीम्स। अपने अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम्स को फॉलो कीजिए और डुप्लीकेट करो अपने टीम में, ताकि आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो जैसे काम होता है वैसे कीजिए। लेकिन अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अगर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम्स को एडप्ट करना पड़ेगा और सिस्टम्स को अपने ग्रुप में फ्लोट करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसिव इनकम कमा पाएंगे। विदाउट सिस्टम्स इट इज लाइक आपके पास गोल पोस्ट ही नहीं है, आप भाग रहे हैं विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। सो सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिजनेस सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं, और आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, ध्यान रखिए। क्योंकि आप अगर यहां पर आए हैं, आपका समय निकाल के आए हैं, तो आपके फैमिली वाले को भी उतना ही उनको इतनी ही एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ करके बताएं। Build a strong foundation of leaders down the line, so no negativity can disturb your leaders. यानी कि इतने सारे लीडर्स होने चाहिए। आप सोचिए ना, अगर आपके टीम में अगर आप 100 VMCMs बनते हैं और नीचे लीडर के नीचे लीडर, उसके 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 नीचे लीडर, हर कोई डाउन द लाइन, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, लोग कभी भी आपका बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आप उनको काउंसिल करेंगे, आप उनको सही सही रास्ता बताएंगे, और पैसे कमाने के लिए अगर आप उनको सही ड्रीम देंगे, तो वो आपका बिजनेस कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। व्हाट डू आई मीन बाय नीचे नीचे लीडर्स होने चाहिए? इसका सिंपल मतलब है कि अगर कोई लीडर आगे पीछे भी हो जाता है तो आपकी टीम डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके पास अगर बहुत सारे लीडर्स है, अगर कोई आगे पीछे भी हो जाता है, तो आपके बिजनेस को कोई भी धक्का नहीं लगेगा, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? Help and counsel your leaders, connect them with your upline leaders to build a strong and stable incomes and their group. इसके साथ मिलियनर वर्ल्डवाइड और एक इनिशिएटिव ले रहा है। हम कुछ लोगों को पिकअप कर रहे हैं, जो काउंसलिंग की बात है ना, हम कुछ लोगों को पिकअप करेंगे और उनके अपलाइन के कंसर्न के साथ में हम उनसे काउंसलिंग सेशंस अभी शुरू करने वाले हैं, ताकि हम लोग उनको गाइड कर सके और उनको आगे का रोड मैप बता सके। ये नया इनिशिएटिव ये एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिससे हम लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके विद देयर अपलाइंस, यानी कि सारे लोग अलाइनमेंट में होंगे, सारे लोग एक ही बात कहेंगे, और जो मैसेज जाना है और जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये सेशंस भी हम शुरू कर रहे हैं। जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि अगर हमें फाउंडेशन करनी है तो लीडर्स के साथ कनेक्ट करना है और साथ साथ में उनके साथ काउंसिल करना बहुत जरूरी है, तो ये भी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि मिलियनर वर्ल्डवाइड बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। ये कन्वेंशन के बाद में हमारे लाइंस ऑफ इवेंट्स है, जैसे जून में वी हैव गॉट बूट कैंप्स 14, 15 या 20, 20, 21, 22 हमारा बूट कैंप है। उसके अलावा बहुत और भी जगह, शायद गुजरात में भी हम बूट कैंप करने वाले हैं। तो कंटिन्यूस लाइंस ऑफ इवेंट्स हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रीजन सिंपल है, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। आप अगर घर पे बैठेंगे तो ये एनर्जी फील नहीं कर पाएंगे। हमें भी आपकी एनर्जी की जरूरत है और आपको भी हमारी एनर्जी की जरूरत है। बढ़िया से बढ़िया आईफोन है आपके पास, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है, तो वो आईफोन का कोई भी फायदा नहीं है, राइट? सो मेक श्योर कि हम जो इवेंट्स आते हैं उस इवेंट्स को बिल्ड करें, और बिल्ड करके उनमें अगर आप टीम के साथ आते हैं तो मैक्सिमम इंपैक्ट आपके बिजनेस में होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक बिग। मेरा यही मानना है कि आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए। और कल भी दीपक ने बताया आपको, दीपक बजाज जी ने, कि
ड्रीम रखो तो बड़ा रखो, छोटा ड्रीम मत रखो। थिंक बिग इन द बिजनेस, छोटा ड्रीम मना है यहां पे। यू डोंट, आप विजन बड़ा रखो, 100 VMCMs, 200 VMCMs, ऐसा बड़ा विजन रखो। पहले खुद बनो, उसके बाद में लोगों को बनाइए। इस तरह का विजन रख के अगर हम करते हैं काम, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं, इसका पूरा गारंटेड है मुझे, राइट। एंड में ये चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इससे अपनी ये कंक्लूड करना चाहूंगा, राइट। डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल, people will build business and the business will give you freedom। समझ में आ रही मेरी बात, राइट। डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल, लोगों के साथ काम करो, वो लोग आपका बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस आपको सही मायने में फ्रीडम दिलाएगा। सोचो ना, अगर ये मीटिंग सिर्फ हम लेजेंड्स के लिए कर रहे हैं और इतने सारे लेजेंड्स, किसी का चेक 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, और ये आपको आज देखने मिलने वाला है, ये आज आपको देखने मिलने वाला है कि जहां पर जो लेजेंड्स है इनके अमाउंट कितने हैं। और ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो चेक्स है, इनमें लास्ट मंथ का चेक काउंट नहीं हुआ है। सो इनके अमाउंट्स बहुत ज्यादा है, तो ये आपको देखने मिलने वाला है। सो मैं यही कहना चाहूंगा एंड में, डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस एंड द बिजनेस विल गिव यू फ्रीडम, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ